हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेस बायोलॉजी क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द डिफरेंट प्रोसेसेस इफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो हमने पहला 3 प्रोसेस डिस्कस कर लिया था। इनफैक्ट वी हैड डिस्कस्ड टिल द एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन थ्रू पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो हमने देखा कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से कैसे हम लोग एक स्पेसिफिक जीन का मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, and that too in an in vitro condition, right? तो चलो आगे बढ़ते हैं. We will move on to the fourth point of the process of rDNA technology, and that is the insertion of recombinant DNA into host cell. तो जब हम एक recombinant DNA बना लेते हैं after inserting a desired gene into the plasmid or the vector, then that recombinant DNA has to be introduced into an host organism. And that is done by making the host cell competent. So with this point also we had discussed कि कैसे एक cell को competent बनाया जाए by using calcium ions, that is the bivalent cations, or by heat shock method, raise the temperature, put it in ice for a few minutes, 30 minutes, and again put the cell directly at a very high temperature of around 42 degrees, that is called as heat shock, again bringing it down back to a low temperature. So that is how we make this competent cell. Competent cell का मतलब ये होता है cell which can uptake foreign DNA. So if the recombinant DNA bearing antibiotic resistant gene is transferred to E. coli, then the host cell also becomes antibiotic resistant. जैसे आप PBR 322 में देखा था हमने कि PBR 322 में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होता है। तो अगर आप PBR 322 क्लोनिंग वेक्टर को इंसर्ट कर देंगे एक इकोलाई में, तो इकोलाई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है टू एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन. दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड इन दिस पॉइंट. When the transformants are spread over the agar containing specific antibiotic, only the transformants with the resistant genes will survive. तो जिसमें resistant gene है, transformant जिसका resistant gene है वही सर्वाइव करेगा. लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेंट है और उसका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिवेट हो गया है बाय द प्रोसेस ऑफ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, तो वो सर्वाइव नहीं करेगा. ओके, सो द नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स विल डाई. वो नहीं सर्वाइव करेंगे जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ होगा. मतलब जो ये हमारा आरडीएनए एब्जॉर्ब नहीं किया होगा, जो सेल जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो मर जाएगा. तो उससे हमें पता चल जाता है कि किसमें किसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई थ्रू दिस स्पेसिफिक मेथड. ओके, द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स आर जनरली द सिलेक्टेबल मार्कर्स. जो अभी 2 एग्जांपल्स मैंने आपको बताया कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन which are present in PBR 322, they serve as selectable markers. और if you'll find कि उसमें insertional inactivation हो रहा है, that means कि हमारा desired DNA उसमें incorporate हुआ है. और अगर कोई inactivation नहीं होता जीन का, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का, that means कि हमारा desired DNA उसके अंदर introduce नहीं हो पाया. Okay. Now the fifth process is the obtaining of gene products through bioreactor. एक्चुअली ये जो बायोरिएक्टर होते हैं ये बहुत बड़े बड़े वेसल्स होते हैं विच कंटेन द कल्चर मीडियम. तो हम जब एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक इकोलाई में डालते हैं तो अब ये इकोलाई एक रिकॉम्बिनेंट बन जाता है. अब ये बैक्टीरियल सेल एक रिकॉम्बिनेंट बन जाता है जो हमारा डिजायर्ड प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है. ओके, because we have already introduced the gene into the bacteria, now this bacteria can produce our desired product. So the product or the desired gene, recombinant protein, can be produced in large scale by culturing the recombinant host cell in a bioreactor. तो बायोरिएक्टर में जब हम लोग इसको कल्चर करते हैं, इस रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं इन ए वेरी लार्ज स्केल, it will start to produce our desired product, which is the recombinant protein. Okay. The culture may be used to extract the proteins and then purify it. तो कल्चर करने के बाद हम लोग उस प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसको प्यूरिफाई भी कर लेते हैं फॉर मार्केटिंग और फॉर अदर मेडिकल पर्पसेस. ठीक है. Now this is achieved in bioreactors which are large vessels up to 1000 liters. Okay, तो यहाँ पे 1000 लीटर मेंशन है स्टूडेंट्स, बट रिमेंबर कि these vessels can be very large, they can be more than 1000 liters. आजकल तो बहुत बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स आ गए हैं. तो ये बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स होते हैं having 1000 liter capacity. They contain the raw material which is the nutrient responsible for the growth of the bacteria. They also contain enzymes, they also contain metabolites, hormones, along with optimal conditions of growth that includes proper temperature, proper pH, salt concentration, vitamins and oxygen.
प्लीज रेक्टिफाई द स्टूडेंट, दिस इज सॉल्ट एक्चुअली, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, तो ये सब चीज भी वहां पे बैलेंस्ड होता है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए जो कुछ भी चाहिए वो उस बायोरिएक्टर में ऑटोमेटिकली मेंटेन होता है। ओके, तो देयर आर डिफरेंट मीटर्स व्हिच मॉनिटर ऑक्सीजन लेवल कितना है, टेम्परेचर कितना है, पीएच कितना रहना चाहिए, कब उसमें हार्मोन डालेंगे, कब एंजाइम डालेंगे, वो सब कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में कैरी आउट होता है इन ए बायोरिएक्टर। ओके, now let us see what the bioreactors are. There are two kinds of bioreactors commonly used. एक होता है आपका सिंपल स्टायर टैंक बायोरिएक्टर और दूसरा होता है स्पार्ज्ड स्टायर टैंक बायोरिएक्टर। सो देयर आर टू कॉमन टाइप ऑफ बायोरिएक्टर्स व्हिच आर यूज्ड। आजकल तो बहुत सारे बायोरिएक्टर्स आ गए हैं, देयर आर मेनी डिफरेंट बायोरिएक्टर्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू वांट टू आइसोलेट। तो सिंपल स्टायर टैंक बायोरिएक्टर जिसमें एक स्टायरर होता है, इट्स लाइक ए ब्लेड व्हिच इज कंप्लीटली कंटिन्यूअसली रोटेटिंग, तो वो टोटल मीडियम को हमेशा मिलाते रहता है सो दैट बैक्टीरिया का लंप्स ना बन जाए। और सेकंड होता है स्पार्ज स्टायर टैंक। स्पार्ज स्टायर टैंक क्या होता है, वो भी एक स्टायर टैंक रिएक्टर ही है, सिर्फ इतना है कि उसमें एक स्पार्जर भी मिला रहता है। स्पार्जर इज ए इक्विपमेंट थ्रू व्हिच यू कैन ब्लो ऑक्सीजन इनटू द मीडियम। तो ये हैं दो टाइप के बायोरिएक्टर्स। पहला वाला जो यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज ए नॉर्मल सिंपल स्टार टैंक रिएक्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लेड्स हैं जो घूमते रहते हैं, दे कीप ऑन मूविंग एंड दे मिक्स द मीडियम कॉन्टिन्यूअसली, वो मीडियम को हमेशा कॉन्टिन्यूअसली मिक्स करते रहते हैं। ठीक है, एंड हियर यू विल फाइंड कि देयर आर डिफरेंट नोजल्स, डिफरेंट मीटर्स जो हमेशा उसका रीडिंग लेते हैं, पीच रीडिंग लेते हैं, टेम्परेचर का रीडिंग लेते हैं, स्टेलाइज्ड स्टीम हमेशा फ्लो करते रहता है सो दैट अंडर का मीडियम स्टेलाइज होके रहे। फिर उसमें आपका कल्चर ब्रॉथ रहता है, दिस इज द कल्चर मीडियम, एंड नीचे से स्टेराइल एयर भी फ्लो किया जाता है। सो दिस टोटल प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस apparatus is called as your simple star tank reactor. अब वैसा ही apparatus ये भी है, दिस इज द स्पार्ज्ड स्टार टैंक। इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट होता है कि यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हो ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए एक छोटा सा स्पार्जर होता है, देयर इज स्पार्जर व्हिच कंटिन्यूअसली रिलीजेस ऑक्सीजन बबल्स इनटू द मीडियम। और ये ज्यादातर आपके एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए यूज होता है, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए हम लोग स्पार्ज्ड स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर यूज करते हैं। नाउ दिस इज हाउ द इंस्ट्रूमेंट लुक्स लाइक। ये तो आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये एक्चुअली वो बायोरिएक्टर है जो इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज किया जाता है। तो इसके अलग अलग शेप साइजेस आते हैं एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोरिएक्टर्स आर आल्सो अवेलेबल इन द मॉडर्न टाइम्स। ना इसके अंदर आपका टोटल जीन प्रोडक्ट डेवलप हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर आपने न्यूट्रिएंट मीडियम भी डाला है, हार्मोन भी डाला है, एंजाइम भी डाला है। तो जब बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो ये सब कंज्यूम करेगा और वो अपना खुद का भी बाई प्रोडक्ट्स बनाने लगेगा, अपना वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो ये सब कंपोनेंट्स भी इस बायोरिएक्टर में प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन हमें सिर्फ अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन चाहिए, हमारा डिजायर्ड प्रोटीन चाहिए। तो क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोसेस, तब यहां से जो कल्चर मीडियम है उसको निकाला जाता है और उसको फिर प्यूरिफाई किया जाता है टू एक्सट्रैक्ट आवर ओन प्रोडक्ट। दैट टेक्स प्लेस थ्रू द लास्ट स्टेप व्हिच इज कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज it is followed by a series of process like separation, purification, packaging to make the product ready for marketing. तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें से जो हमारा न्यूट्रिएंट मीडियम है वो निकालेंगे, उससे हम लोग बैक्टीरिया को फिर सेपरेट कर देंगे, जो वेस्ट मटेरियल है उसको सेपरेट कर देंगे, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मेटाबोलाइट्स न्यूट्रिएंट्स रह गया है उसको सेपरेट करेंगे, और हमारा जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग सेपरेट आउट करेंगे फ्रॉम द मीडियम। उसके बाद उसको प्यूरिफाई करेंगे, विल प्यूरिफाई इट। नाउ ये जो प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन टेक्निक्स होता है दैट विल वेरी डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट, वो अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। सो हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग टेक्निक यूज किया जाता है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसको पैकेजिंग करोगे सो दैट यू कैन सेल इट इन द मार्केट। लाइक आप इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हो तो इंसुलिन को वावेल्स में सेव किया जाएगा, पैकेज किया जाएगा, विच विल बी अवेलेबल इन देयर मेडिकल स्टोर्स। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज डन। बिसाइड्स दैट ये सारे स्टेप्स जो होते हैं सबको कलेक्टिवली डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोला जाता है। Okay, all these steps collectively is called as downstream processing. Proper preservatives are also added क्योंकि ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होता है। आप लोग देखे होंगे ये प्रोडक्ट्स में उनका एक एक्सपायरी डेट होता है, राइट? एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होगा, एक एक्सपायरी डेट होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कितना दिन तक मतलब सेफली एडमिनिस्टर किया जा सकता है, कितने दिन बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाने का चांसेस है, वो सब हम लोग मेंटेन करते हैं। तो उसको ज्यादा दिन तक सरवाइव कराने के लिए हम लोग प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं, तो प्रॉपर प्रिजर्वेटिव उसमें ऐड करते हैं। उसके बाद इसका क्लिनिकल ट्रायल्स भी किया जाता है टू सी इफ दिस इज नॉट हैविंग एनी साइड इफेक्ट्स।
तो जो भी एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन, ड्रग्स, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स मार्केट में छोड़े जाते हैं, उससे पहले उनका क्लिनिकल ट्रायल भी किया जाता है। एट द सेम टाइम उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट भी करते हैं, देखते हैं उसका क्वालिटी कैसा है, अच्छा क्वालिटी का है कि इट्स नॉट वेरी गुड क्वालिटी। तो अगर गुड क्वालिटी का नहीं होगा तो वो रिजेक्ट हो जाता है, तो उसको फिर क्वालिटी टेस्ट करते हैं, देन ओनली द प्रोडक्ट विल बी गिवन टू द मार्केट। ओके, और ये जो प्रोसेस होते हैं क्वालिटी कंट्रोल और क्लिनिकल ट्रायल्स, दैट विल वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। So this mechanism is called as downstream processing. Okay, students. So this is about the process of recombinant DNA technology. We have seen all the points. And with this, we also complete the chapter number 11, biotechnology principle and processes. In the next class, we'll move on to chapter number 12, that is biotechnology applications. Thank you. Thank you, everyone.